सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? हो आप सब बढ़िया हो गया और आगे भी बढ़िया रहना। तो आज हम बात करने वाले हैं फूड क्या होता है और फूड को किस किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले फूड क्या होता है? फूड may be defined as any commodity which can be easily ingested, digested and assimilated by human body, called as food। तो बेसिक टर्म्स में अगर हम बोले तो फूड एक ऐसी खाद्य पदार्थ होता है जिसे हम नॉर्मली खा सकते हैं और उसे अच्छे से पचा भी सकते हैं, और उसका जो भी एनर्जी मिलेगा वो हमारी बॉडी को पूरी तरीके से फैल जाएगा और हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। वही होता है फूड। फूड को कई तरह से क्लासिफाई किया जाता है। कुल मिला के 6 तरीके से फूड को क्लासिफाई किया जा सकता है। एक, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट, classification on the basis of its shelf life, classification on its basis of chemical composition of food, classification on the basis of resources, classification on the basis of conventional and non-conventional foods, classification on the basis of food into groups। सबसे पहले हम लोग पहले टाइप के बारे में जानते हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट। मतलब न्यूट्रिएंट कंटेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो किस तरीके से फूड्स को क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें पहला टाइप आता है एनर्जी यील्डिंग फूड्स। एनर्जी यील्डिंग फूड्स का नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे फूड जो कि हमें एनर्जी दे। ठीक है, तो इट इज मे डिफाइंड एज द फूड्स इन विच हाई कंटेंट ऑफ CHO, जो कि कार्बोहाइड्रेट, एंड फैट प्रोवाइडेड और सप्लाई ऑफ एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी कॉल्ड एज एनर्जी यील्डिंग फूड्स। मतलब ऐसे फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा अच्छे से प्रोवाइड की जाए फूड्स में, जिससे हमें या ह्यूमन बॉडी को एनर्जी मिले, ऐसे फूड्स को ही एनर्जी यील्डिंग फूड्स बोला जाता है। जिसके दो प्रॉपर्टीज आप लोग देख लीजिए, एक है कि ये एनर्जी सप्लाई करते हैं और दूसरा कि ये कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि सीरियल्स, मिलेट्स, ट्यूबर्स, ऑयल सीड्स एटसेट्रा। दूसरा टाइप आता है इसके अंदर, जो कि है प्रोटीन रिच फूड्स। ये भी नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसे फूड जिसमें हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स हो। लेकिन यहाँ पे बात है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक क्या चीज़ होता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक एक्चुअली जैसे कई लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि वो जिम जाते हैं तो उन्हें बॉडी बिल्डर इसलिए बोल दिया जाता है। तो इसी तरीके से ये जो फूड्स होता है ना, जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, इन फूड्स को हम लोग डायरेक्टली बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोल देते हैं। और ये इंक्लूड करते हैं फूड जैसे कि पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, दाल और एनिमल प्रोडक्ट्स में अच्छा खासा प्रोटीन हम लोग को देखने के लिए मिलता है। देखिए यहाँ पे दो तरीके से प्रोटीन रिच फूड्स को भी डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि एक प्लांट सोर्स के हिसाब से और एक एनिमल सोर्स के हिसाब से। जैसे कि पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड नट्स, जो कि प्लांट सोर्स के अंदर आते हैं, इनमें मीडियम न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ प्रोटीन होता है। मतलब बहुत कम भी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। अगर हम बात करें एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे कि मिल्क, एग्स, फिश, ये काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं प्रोटीन में, और ये इनमें हाई लेवल ऑफ बायोलॉजिकल वैल्यू होता है, हाई लेवल ऑफ प्रोटीन वैल्यू होता है। ये कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे फिश, मिल्क, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। तीसरा इसके अंदर जो टाइप आता है वो आता है प्रोटेक्टिव फूड्स। इसे भी हम नाम से समझ सकते हैं कि ऐसे फूड जो हमें प्रोटेक्ट करें। तो ऐसे फूड्स कौन से होते हैं? तो वो फूड्स जो हमें विटामिन या मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि हम सबको पता है ये विटामिन और मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं, जिनकी अगर गलती से भी डिफिशियंसी होगी तो हमें कई तरह की डिजीजेस से या डिसऑर्डर्स से हमें झेलना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं पेलेग्रा, बेरी, स्कर्वी, ये सारे कुछ एग्जांपल है। जब हमें विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है तब इस तरह की डिजीजेस हो जाती है। तो ऐसे फूड जो हमें ये इस तरह के विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हें ही हम लोग प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह से हम किस तरीके से फूड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट शेल्फ लाइफ। अब ये शेल्फ लाइफ क्या होता है? शेल्फ लाइफ होता है वो टाइम पीरियड जिसके दौरान आपका जो फूड है वो खाने योग्य है, ईटेबल है, मतलब सेफ टू ईट है। ठीक है, आप उसे बिना कोई शंका के, बिना कोई डर के खा सकते हैं। क्योंकि उस एक समय के बाद क्या होता है, फूड के अंदर डिजीजेज, मतलब पैथोजेंस ग्रो करने लगते हैं और जो कि हमें काफ़ी हार्मफुल डिजीजेस दे सकते हैं।
तो वो टाइम पीरियड जिसके बीच फूड जो होता है वो सेफ टू ईट होता है, वही होता है शेल्फ लाइफ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग शेल्फ लाइफ उस फूड का कितना है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम फूड को बांटे तो हम फूड को 3 तरीके से बांट सकते हैं। पहला है पेरिशेबल, दूसरा है सेमी पेरिशेबल और तीसरा है नॉन पेरिशेबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिशेबल फूड्स के बारे में। पेरिशेबल फूड्स ऐसे फूड्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी ही स्पॉइल हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हैं अंडरलाइन किया गया है, इनके अंदर जो है मॉइस्चर कंटेंट 70% से 95% तक का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि आपको पता है कि जितना ज़्यादा किसी फूड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होगा उतना ही उसके अंदर फ्री वाटर प्रेजेंट होगा। और फ्री वाटर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो फ्री वाटर के वजह से ही ग्रो कर पाते हैं। अगर उन्हें पानी ही नहीं मिलेगा तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्री वाटर होने की वजह से माइक्रोब्स बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं और तुरंत ग्रो कर जाते हैं। इसीलिए उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 2-3 दिन, उससे ज़्यादा ये नहीं चलते हैं। और इसी वजह से ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो फूड प्रोडक्ट्स आते हैं उसके एग्जांपल आप जैसे कि देख सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, फिश, मीट एटसेट्रा। मिल्क, फिश आप लोगों ने देखा ही होगा 2 से 3 दिन, उससे ज़्यादा नहीं चलता। उसमें भी आपको लगातार उसे गर्म या ठंडा करते रहना पड़ता है मिल्क को, तभी जाके वो 2 दिन चलेगा, नहीं तो वो तुरंत ख़राब हो जाएगा 1 दिन के अंदर अंदर। बात करें दूसरे टाइप की जो कि है सेमी पेरिशेबल फूड्स, तो नाम से समझ में आ रहा है इसका भी कि ये जो है एकदम बहुत जल्दी भी पेरिशेबल नहीं होते, बहुत जल्दी भी ख़राब नहीं हो जाते हैं, लेकिन हाँ ये मीडियम लेवल पे होता है। ठीक है, ये करीबन आपका 1-2 महीना अच्छे से चल सकता है। ठीक है, तो इसमें जो मॉइस्चर लेवल होता है वो होता है 20-70% का मॉइस्चर लेवल होता है। और ये बिना कोई रेफ्रिजरेशन के इतना दिन तक सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें माना जाता है कुछ तरह के नेचुरल इनहिबिटर्स होते हैं जो कि स्पॉइलेज को डिले करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि पोटैटोज, ओनियंस, पम्पकिन्स एंड सैलमेस एक्सेट्रा। पोटैटो ओनियन का आप एग्जांपल ले लो, हर कोई ज़्यादातर पोटैटोज या ओनियंस एक साथ 5 किलो खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। 5 किलो हम आराम से धीरे धीरे यूज़ कर सकते हैं और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। तो इसी वजह से ये सेमी पेरिशेबल फूड्स के अंदर आता है। तीसरा बात करें नॉन पेरिशेबल फूड्स, ये ऐसे फूड्स होते हैं जिनके अंदर मॉइस्चर लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होता है, करीबन 1 से 20% तक। और इसी वजह से इसका शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है और ये 6 महीने तक भी चल सकता है। 6 महीने इनफैक्ट 1 साल तक भी चला जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे फूड्स को नॉन पेरिशेबल फूड्स बोला जाता है। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे आप देख लो, सीरियल्स हो गए, मिलेट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए एटसेट्रा। ड्राई फ्रूट्स आप लोगों ने जल्दी देखा नहीं होगा कि वो कभी ख़राब होते हैं। चावल वगैरह हम जो लेके आते हैं, आटा लेके आते हैं, वो एक साथ ढेर सारा खरीद लेते हैं, 2 बोरा 3 बोरा खरीद लिया हमने। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये जल्दी ख़राब नहीं होने वाले हैं। इसी वजह से, क्योंकि ये नॉन पेरिशेबल फूड्स के अंदर आते हैं और इनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम होता है। बात करें तीसरे तरीके से हम किस तरीके से फूड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, तो वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ फूड्स। तो फूड्स के केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पे हम फूड को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइनर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि ऐसे 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 न्यूट्रिएंट्स जिनको हमारी बॉडी जिनकी हमें ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, और अगर वो हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं मिले तो हमें दिक्कतें हो सकती है। दूसरा माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब इनकी हमें बहुत मिनिमम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो मिनिमम क्वांटिटी भी हमें नहीं मिली तो हमें कई तरह के डिजीज़ या डिफिशियंसी हो सकती है। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाटर। और माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट के अंदर आता है विटामिन एंड मिनरल्स। अब बात करते हैं कि हम चौथे तरीके से किस तरीके से फूड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेज के बेस पे हम टोटल 2 तरीके से फूड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है टेरेस्ट्रियल फूड्स, दूसरा है नॉन टेरेस्ट्रियल फूड्स। टेरेस्ट्रियल आप सबको पता है इसका मतलब होता है लैंड। तो ऐसे फूड्स जो कि लैंड पे कल्टीवेट हो वो फूड्स टेरेस्ट्रियल फूड्स कहलाते हैं।
टेरेस्ट्रियल फूड्स कहलाते हैं। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक प्लांट फूड्स, एक एनिमल फूड्स। सबसे पहले तो दोनों ही ये जो फूड्स है दोनों ही लैंड के अंदर पाए जाएंगे। तो ऐसे फूड जो कि लैंड में पाए जाते हैं और उनको ऑब्टेन कोई प्लांट सोर्स से किया जाता है, वो फूड्स प्लांट फूड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह के। और ऐसे फूड्स जो कि लैंड पे पाए जाते हैं लेकिन उन्हें ऑब्टेन एनिमल सोर्स से किया जाता है, वो आ जाते हैं एनिमल फूड्स के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे एग्स ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, मीट ले लीजिए, एक्सेट्रा। दूसरा टाइप आता है नॉन टेरेस्ट्रियल फूड्स। तो ऑफ कोर्स पहला वाला अगर लैंड पे पाया जा रहा था, तो इस बार लैंड पे नहीं पाया जाएगा वो फूड, यानी कि इस बार जो है फूड को वाटर या सी से लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए फिशेस, लॉबस्टर्स, एक्सेट्रा। पांचवा टाइप आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्वेंशनल एंड नॉन कॉन्वेंशनल फूड्स। तो ये भी हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है कॉन्वेंशनल फूड्स, जिसका मतलब है फूड्स को जो है यहाँ पे फूड्स या क्रॉप्स को हम लोग कल्टीवेट बिल्कुल कॉन्वेंशनल मेथड से कर रहे हैं। तो इसमें एग्जांपल जैसे कि आप ले लीजिए वीट, लेग्यूम, सीरियल्स, यही तरह के कुछ एग्जांपल्स आते हैं जिनको हम आज भी बिल्कुल कॉन्वेंशनल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से उन्हें कल्टीवेट करते हैं। और वहीं ऐसे फूड्स जिनमें ये ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ नहीं होते हैं, इनके लिए कुछ दूसरे तरीके यूज़ किए जाते हैं इन्हें कल्टीवेट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए लीफ प्रोटीन, लीफ में से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करना, या फिर फिश प्रोटीन आइसोलेट, जो फिश में से जब हम लोग कुछ प्रोटीन्स अलग से फिश से ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो होता है फिश प्रोटीन आइसोलेट। वे प्रोटीन आइसोलेट, कईयों ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा इसको, जो भी फूड टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा है, वे प्रोटीन किस तरीके से आइसोलेट किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती है नॉन कन्वेंशनल फूड्स के अंदर। छठा और आखिरी टाइप जिस तरीके से हम लोग फूड को क्लासीफाई कर सकते हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड्स इनटू ग्रुप्स। तो फूड किस तरीके से, मतलब कितना मतलब सिमिलर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ है उनका, और उनका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस कितना ज़्यादा सिमिलर है। तो यानी आप कह सकते हैं सिमिलर ग्रुप्स के हिसाब से भी हम टोटल जितने भी अलग अलग फूड होते हैं उनको क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इस तरीके से अगर हम देखें टोटल 11 डिफरेंट ग्रुप्स पाए जाते हैं। पहला होता है सीरियल। सो सीरियल एक्चुअली एक मेंबर ऑफ मोनोकॉट फैमिली है। दो तरह के फैमिली होती है, मोनोकॉट और डाइकॉट। उसी में से सीरियल जो है वो मोनोकॉट फैमिली से बिलोंग करता है, और इसे कल्टीवेट ही इसीलिए किया जाता है ताकि हमें जो उस ग्रेन के अंदर जो एडिबल कंपोनेंट्स है, जो खाने योग्य चीज़ है, वो हमें मिल सके और हम उसे खा सके, इसीलिए इनको कल्टीवेट किया जाता है। ये तीन चीज़ों से मिलकर बनते हैं एंडोस्पर्म, जर्म एंड ब्रैन। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए राइस, व्हीट, शोरगम, बाजरा, रागी एंड मेज। इन सब के बारे में आगे हम अच्छे से जानेंगे कि इनको किस तरीके से कल्टीवेट किया जाता है। अभी ये एक बस ब्रीफ है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट माने जाते हैं हम सबके डाइट में। हर कोई व्हीट, बाजरा, रागी ये सब खाता ही रहता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारे डाइट का। ये करीबन 60 से 80% कैलोरीज हमें प्रोवाइड करती है, और ये हमारे खाने में एज अ डाइट के प्रोटीन जो हम लोग लेते हैं एज अ डाइट, ये हमारे खाने में रहती है। इनके अंदर प्रोटीन भी अच्छा खासा मात्रा में रहता है, 6 से 12% का प्रोटीन रहता है, और ये हमें एनर्जी करीबन 350 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम का देता है। एक दिक्कत है कि इसमें लाइसिन की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा गुड सोर्स माना जाता है विटामिन बीज के लिए, जैसे कि थायमीन, नियासिन, पैरोडिक्सिन, बायोटिन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। अब दूसरा टाइप आता है लेग्यूम्स एंड पल्सेस। तो सबसे पहले तो ये जो पल्सेस होता है ना, इन्हें हम लोग ग्रेन लेग्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि ड्राई बीन्स, किडनी बीन्स, नेवी बीन्स, ड्राई पीस, बहुत कुछ, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स इसके अंदर आती है, और दिस एक्सक्लूड्स ग्रीन बीन्स एंड ग्रीन पीस विच आर कंसिडर्ड एज वेजिटेबल क्रॉप्स लाइक एज रेड ग्राम एंड ग्रीन ग्राम एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम लोग ग्रीन बीन्स या ग्रीन पीस को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसमें जो ऊपर में दिए गए हैं किडनी बीन्स, नेवी बीन्स, इन सब को ही इंक्लूड किया जाता है। बात करें यहाँ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट का, तो वो है लेग्यूम्स और पल्सेस में मिथायोनिन की डेफिशिएंसी हमें देखने के लिए मिलती है, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा रिच होता है लाइसिन में।
जैसे कि हमने देखा था कि सीरियल्स लाइसिन में डेफिशिएंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि लेग्यूम्स एंड पल्सेस लाइसिन में काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, लेकिन ये डेफिशिएंट होते हैं मिथायोनिन में। बात करें हम लोग तीसरे टाइप की, जो कि है नट्स एंड ऑयल सीड्स। तो एक नट एक ऐसा फ्रूट होता है, हम कह सकते हैं, जो कि एक हार्ड शेल से कवर्ड होता है, उसके अंदर एक सीड होता है। ठीक है, एक हार्ड शेल जो कि उसके अंदर की सीड को कवर कर रहा होता है। तो ऑफ कोर्स ये हार्ड शेल को हम लोग तोड़ते हैं और इसके अंदर का जो सीड होता है वो एडिबल पार्ट होता है, उसे हम खा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वालनट, आलमंड, कैशनट एक्सेट्रा। तो ये जो नट्स होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ फैट होता है, करीबन 40 से 65% तक का। और रही बात ऑयल सीड्स का, तो ऑयल सीड्स को उपजाया ही इसीलिए जाता है ज़्यादातर कि हम उसमें से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पीनट एंड सोयाबीन्स। बात करें चौथे टाइप की, तो वो आ जाता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर ऐसे चीज़ें आती है जिनको जनरली हम लोग पका कर खाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए भिंडी। ठीक है, भिंडी आप लोग मार्केट से खरीदे, उससे पहले आप कुक करते हैं और उसके बाद वो एडिबल पार्ट बन जाता है और वो एक वेजिटेटिव ग्रोथ होता है भिंडी। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें लिखी गई है कि वेजिटेबल्स आर जनरली डिफाइंड एज वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट विच इज़ यूज्ड एज फूड जनरली आफ्टर कुकिंग। कुकिंग के बाद हम लोग उससे एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं इस वेजिटेटिव ग्रोथ को। ठीक है, इसको भी 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसके अंदर आपका स्पाइनैक, कोरिएंडर, करी लीव्स ये सब आ जाते हैं। रूट्स एंड ट्यूबर, जो रूट्स में जो चीज़ें ग्रो होती है, जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ओनियन। और जो अदर वेजिटेबल्स जो ना ग्रीन लीफी होते हैं ना रूट्स वगैरह में होता है, जैसे कि लेडीज फिंगर, क्यूक्यूम्बर एंड कॉलीफ्लावर। मैंने भिंडी का एग्जाम्पल दिया था ना, वो इसी के अंदर आ जाएंगे। पांचवा टाइप होता है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स ये मतलब कुल मिला के ये एक मैच्योर्ड ओवरी होता है। ठीक है, हम लोग मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे प्लांट्स के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। उसी में जो मैच्योर्ड ओवरी होता है ना, वो जो हम लोग खाते हैं वो एक्चुअली वो फ्रूट ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए एप्पल, पपाया, मैंगो एक्सेट्रा। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, सिंपली मिल्क आप सबको पता है काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, चाहे आप कोई भी तरह का न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो। अगर हम बात करें इसमें डिफिशिएंट क्या होता है, तो डेफिशिएंसी सिर्फ इसमें आयरन की देखने के लिए मिलती है और विटामिन सी थोड़ा कम अमाउंट में इसमें पाया जाता है। बाकी ये ओवरऑल न्यूट्रिशियस वैल्यू में हम बात करें तो मिल्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। शुगर फ्रूट्स, तो ऐसे फ्रूट्स जो कि काफ़ी मीठे होते हैं या मीठे की गिनती में आते हैं, या तो जिनके मदद से बाकी के डिशेस को मीठा किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे केन शुगर, जैगरी, हनी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आठवां है फैट्स एंड ऑयल्स। तो फैट्स एंड ऑयल्स में वैसे फूड्स आ जाते हैं जो जिनके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स ऐसे विटामिन्स होते हैं जो हमारे जो कि मतलब 2 तरह के विटामिन्स होते हैं ना, एक फैट सॉल्युबल होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, उसी में से ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स होता है। ठीक है, जो कि फैट के द्वारा सॉल्युबल होता है। इसमें कई तरह, इसमें विटामिन ए आ जाता है, डी आ जाता है, ई आ जाता है और के आ जाता है। तो ऐसे फूड्स जिनके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो फूड्स फैट्स एंड ऑयल के अंदर आता है। 9वां आता है एग्स एंड एग्स प्रोडक्ट्स। तो कई एनिमल्स से एग्स लिया जाता है, लेकिन जनरली इंडिया में अगर हम बात करें तो मुर्गी के अंडों को ही का ही सेवन जनरली किया जाता है। तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है। 13% प्रोटीन होता है और करीबन 13% फैट होता है इनकी लेसिथिन में। बात करें 10वां टाइप जो कि है फ्लैश फूड्स। तो फ्लैश फूड जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गुड सोर्स होता है ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन बी। फ्लैश आपको पता है ना, तो फ्लैश सुनते ही हमारे दिमाग में आता है मीट। मीट हम ज़्यादातर लोग खाते ही हैं प्रोटीन के लिए। तो बस उससे हमें याद रख लेना कि इसमें प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ विटामिन बी का मात्रा भी इनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम फूड प्रिजर्वेशन और उनके प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा पहला वीडियो है तो हो सकता है मैं थोड़ा नर्वस होगा। मैं आगे से पूरी ट्राई करूँगा कि कोई भी दिक्कत ना हो। कोई सजेशंस हो आपके तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई भी तरह का डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।